इससे पहले कि अपन ने क्लास में पढ़ा था बायोलॉजी का लेसन नंबर 3 परागण। अपन पढ़ चुके हैं परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण के माध्यम और स्वपरागण और परपरागण की अनुकूलता। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं निषेचन, पाठ में निषेचन। आज का अपना टॉपिक है निषेचन। आज का अपना टॉपिक है निषेचन। देखिए बच्चों, निषेचन की चर्चा अपन कक्षा 11 में भी कर चुके हैं। निषेचन के बारे में कक्षा 12 में भी पढ़े और आने वाली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। इसलिए आज अपन निषेचन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि निषेचन होता क्या है। बेसिक बात करें पहले निषेचन। देखिए फर्टिलाइजेशन, निषेचन की खोज, निषेचन की खोज 1884 में स्टार्स बर्गर ने की। निषेचन की खोज 1884 में स्टार्स बर्गर ने की थी और इन्होंने बताया कि युग्मकों के संलयन और निषेचन, इसे कहते हैं बेटे निषेचन। युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। हमने युग्मक जनन पढ़ चुके हैं। हमने कहा है कि युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण हमने लघु बीजाणुधानी के द्वारा नर युग्मक का निर्माण पढ़ा, गुरु बीजाणुधानी के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण पढ़ा। अब जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों के निर्माण के पश्चात युग्मक आपस में आकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन। तो युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगर अपन निषेचन की डिटेल में जाएं, जंतुओं में भी निषेचन पढ़ेंगे, पादपों में भी निषेचन पढ़ेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर केवल पादपों की, इसलिए निषेचन। अब निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, जिनमें निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है। क्या कहा मैंने, जिनमें निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है, और एक में निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के क्या होती है, अंदर होती है। अब 2 हो गए, एक में तो क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर हो रही है, तो ये तो हो गया बाह्य निषेचन। और एक हो गया जिसमें निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर हो रही है, वो हो गया अंतःनिषेचन। क्या हो गया, अंतःनिषेचन। इस प्रकार आज अपन ये पढ़ रहे हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया या युग्मकों के संलयन से को ये क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब युग्मक आपस में आकर के जुड़ जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जिसकी खोज 1884 में स्टार्स बर्गर ने मोनोट्रोपा नामक पादप में की थी। कौन से पादप में की थी? मोनोट्रोपा नामक पादप में 1884 में स्टार्स बर्गर ने इसकी खोज की थी और इन्होंने बताया था कि युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये एक प्रकार से युग्मक संलयन का ही भाग है, या एक प्रकार से इसका पहलू है कि निषेचन क्या होता है, युग्मक संलयन निषेचन होता है। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप
निषेचन हुआ और निषेचन के परिणाम से क्या बन गया, युग्मन बन गया। जैसे हम ये कहें ये नर युग्मक और ये मादा, ये दो चीजों की, ये मेल है और ये मेल, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट। इनके फ्यूजन को, ये क्या है, दोनों के दोनों हैप्लॉइड है। अब इनके फ्यूजन को क्या कर, फ्यूजन से क्या बना, द्विगुणित जायगोट बन गया। क्या बना, द्विगुणित जायगोट बन गया। और ये जो नर और मादा जुड़े, इसको अपने क्या कहा, निषेचन। निषेचन किसे कहा, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है, युग्मनज से आगे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। युग्मनज से आगे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। जो हम पढ़ेंगे परिवर्धन में आगे की प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। तो भ्रूण का निर्माण एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से होता है। ठीक है बेटे, आज अपन चर्चा कर रहे हैं निषेचन। निषेचन की परिभाषा होगी, युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और 1884 में स्ट्रासबर्ग ने मोनोट्रोपा नामक पादप में निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। और निषेचन जब शरीर के बाहर होता है, निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन के लिए क्या होता है, जल आवश्यक है। बाह्य निषेचन के लिए क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है। जब निषेचन की क्रिया बाहर होती है तो बाह्य निषेचन होता है। और जब युग्मकों के संलयन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर या मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे अंतः या आंतरिक निषेचन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, देही द्रव होता है। यहाँ पर तरल पदार्थ कौन सा होता है, देही द्रव होता है। तो अब आप अपन पढ़ रहे हैं पादपों में, अब अपन पढ़ रहे हैं पादपों में निषेचन। और कौन से पादपों में, पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप बोले तो आवर्तबीजी पादपों में निषेचन। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण देखिए, पहला चरण है पराग अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। पहला पॉइंट है पराग अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। पहला पॉइंट अपना पराग अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। इधर देखिए, अपन समझते हैं, अपने पढ़ा, अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। हमने कहा था ये जायांग है, जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। हमने कहा कि ये जायांग यहाँ से हमने कहा ये है उमंग, यह है जायांग, यह है उमंग। उमंग की इकाई पुंकेसर, जायांग की इकाई अंडक, चर्चा कर चुके हैं। यहाँ यह है पराग, परागकोश की परागकण है। परागकोश में ये क्या है, परागकण है। अपन चर्चा कर चुके परागकण परागकोश से कहाँ पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये कहाँ पर पहुँच गए, वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। कौन पहुँच गए, परागण। परागकण परागण के द्वारा कहाँ पर पहुँच गए, वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। यहाँ तक की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब समझिए परागण, जब परागण की क्रिया या परागण की प्रक्रिया हो जाती है तब उसके पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। और वर्तिकाग्र पर चिपकने के पश्चात वर्तिकाग्र पर जो स्टार्च या शर्करा का स्रावी पदार्थ होता है। फिर सुनिए बेटे, परागण क्या हुआ, परागण के द्वारा कहाँ पर पहुँच गया, वर्तिकाग्र। कहाँ पर पहुँच गया, वर्तिकाग्र।
स्टिग्मा पर, कहाँ पर पहुंच गया? स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा पर पहुंचने के पश्चात क्या होगा? ये जो स्टिग्मा पर स्रावी पदार्थ होता है, जैसे स्टार्च है, शर्करा है, उसका अवशोषण करता है और अवशोषण करके ये पदार्थ क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। और फूल जाने के पश्चात इसका जो अपने पढ़ा था परागण की संरचना, एक बार रिपीट करिए बेटे, परागण की संरचना को मैंने पढ़ाया था कि परागण की संरचना में परागण के चारों ओर दो स्तर पाए जाते हैं, अंतःचोल और बाह्य चोल। अब परागण क्या करता है कि इस वर्तिकाग्र से तरल पदार्थों का स्राव करता है, स्राव करके क्या हो जाता है? फूल जाता है। और इसकी अंतःचोल है, वो फूल जाने के पश्चात क्या होती है कि अंतःप्राशन के कारण फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? अंतःप्राशन के कारण इसमें जल अंदर की ओर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। अंतःप्राशन के कारण ये क्या हो जाता है? अंतःचोल टूट जाता है और परागकण क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। अब जब फटता है तब जो बाह्य चोल है, उस बाह्य चोल में हमने कहा था कि जनन छिद्र पाए जाते हैं। किसी भी एक जनन छिद्र से क्या बन जाती है? एक नलिका बन जाती है। जनन छिद्र से क्या निकल जाती है? नलिका निकल जाती है। और इसी को परागंकुरण कहते हैं। परागंकुरण किसे कहते हैं? परागकण से पराग नलिका का निर्माण होना। परागकण में किसका निर्माण होना? पराग नलिका का निर्माण होना, उसे परागंकुरित कहते हैं। और इसको नलिका के निर्माण लगा में पराग अंकुरण काल कहलाता है। पराग अंकुरण काल कितना समय लगा? अब इसके पश्चात क्या होगा? यहाँ से पराग कण की जो बाह्य चोल है उसमें से तीन, मैंने कहा था कि मुख्य आवृत बीजीपातों में 3 छिद्र पाए जाते हैं। किसी भी एक छिद्र से इसका निर्माण हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है और इसको हम कहते हैं पराग अंकुरण। अब कुछ पादपों में एक ही पराग नलिका निकलती है और कुछ पादपों के परागकणों में एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं। अगर पराग में एक ही पराग नलिका का निर्माण हो रहा है, इसका अगर एक ही पराग नलिका का निर्माण, एक तो ये चीज, और दूसरी क्या हुई? एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण। दो चीजें हो गई। जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, हम कहें ये पराग का है, इस पराग कण से एक नलिका निकल रही है, तो ये तो कौन सा हो गया? एक पराग नलिका। और इसे एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती है। जब एक ही परागकण से पराग नलिका निकलती है उसे कहते हैं मोनोसाइकोस। मोनोसाइकोस कब कहते हैं? जब एक ही पराग नलिका निकलती है। और जब एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइकोस। मोनो का मतलब एक होता है और पोली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो पॉलीसाइकोस और मोनोसाइकोस, तो दो शब्द आ गए, एक मोनोसाइकोनस, एक पॉलीसाइकोनस। जब एक परागकण से केवल एक ही पराग नलिका निकल रही है तो इसे मोनोसाइकोनस कहेंगे। जब एक से अधिक निकल रही है तो इसे पॉलीसाइकोनस कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, पराग अंकुरण का मतलब मैंने बताया, पराग नलिका का निर्माण। पराग अंकुरण का क्या मतलब हुआ? पराग नलिका का निर्माण ये कब होता है? परागन के पश्चात होता है। अब पराग नलिका का निर्माण हो गया, पराग नलिका का निर्माण होने के बाद अब यह पराग नलिका, अब देखो यहाँ से ये वाला भाग कहलाता है वर्तिका या स्टाइल। ये वाला भाग कौन सा कहलाता है? वर्तिका या स्टाइल। अब यहाँ से यह पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है? पहली चीज तो किस पर निर्भर कर रही है? वर्तिका। पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर कर रही है? वर्तिका पर। वर्तिका जितना, वर्तिका का मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला भाग तो
अंडाशय या बीजांड वाला भाग आएगा जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसके बीच वाला जो ये भाग है उसकी लंबाई इसको निर्भर करेगी परागनलिका को रिप्रेजेंट करती है। परागनलिका की लंबाई कितनी होगी? जितनी वर्तिका होती है, तो वर्तिका की लंबाई पर ही परागनलिका की लंबाई निर्भर करती है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ से क्या होगा, यह परागनलिका का निर्माण होगा। अब यह परागनलिका कहाँ से? वर्तिका से। देखिए बेटे ये क्या जो छत्रीनुमा या पटनुमा संरचना वाला भाग कौन सा हो गया? वर्तिका हो गया। अब वर्तिका से यहाँ से परागनलिका वर्तिका से होती है, इसके अंदर से आएगी वर्तिका से होती है, इसके अंदर आएगी वर्तिका, और वर्तिका से होती हुई ये इसमें पहुंचेगी बीजांड में, इसमें प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करती है। अगर इसमें कोई अवरोध आता है, मान लीजिए वर्तिका में कोई अवरोध है, तो एंजाइमों के द्वारा उस अवरोध को हटा दिया जाता है और परागनलिका जो की नलिका की जो लंबाई होती है उसमें एक तो बोरॉन और एक कैल्शियम, दो तत्व की आवश्यकता होती है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया है कि परागनलिका की लंबाई को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से? बोरॉन और कैल्शियम परागनलिका की लंबाई को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, और इस अवरोध को भी विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इस अवरोध को दूर किया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ से यह परागनलिका इधर से स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल जाएगी, और स्टाइल से इसमें जाएगी, ओवम में जाएगी। कहाँ जाएगी? ओवम। ठीक है बेटे। अब पहला पॉइंट हमारा हो गया, कौन सा हुआ? परागअंकुरण, और परागअंकुरण के बाद में परागनलिका में वृद्धि। हमने कहा कि परागण के पश्चात परागकण कहाँ पर पहुँच गए? वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद में क्या कर रहे हैं बेटे? वर्तिकाग्र से क्या ले रहे हैं? स्टार्च, शुगर आदि मात्रा का अवशोषित कर रहे हैं। अवशोषित करने के पश्चात क्या होता है कि इसका जो अंतःचोल होता है वो अंतःप्राशन के कारण क्या हो जाता है? फूल जाता है, और फूल जाने के बाद में इसके जो जनन छिद्र है बाह्य चोल में, उनमें से एक परागनलिका का निर्माण हो जाता है। अगर एक ही परागनलिका बन रही है तो मोनोसाइकोनस कहते हैं, और अगर एक से अधिक बन रही है तो पॉलीसाइकोनस कहते हैं। अब ये परागनलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका में, और वर्तिका से किसमें जाएगी? बीजांड में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना बीजांड में परागनलिका का प्रवेश। सेकंड पॉइंट में ये मोस्टली देखिएगा समझना। इधर देखिए सेकंड अपन पढ़ रहे हैं पादपों में निषेचन, और मैंने कहा कि पादपों में निषेचन निम्न चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण आया परागअंकुरण तथा परागनलिका में वृद्धि। अब परागनलिका में वृद्धि हो गई। परागनलिका किधर से बेटे? वर्तिकाग्र से होती, वर्तिका, और वर्तिका से कहाँ जा रही है? बीजांड में। सेकंड पॉइंट आया बीजांड में परागनलिका का प्रवेश। अब सेकंड पॉइंट हमारा आ गया बीजांड में परागनलिका का प्रवेश। अब देखिए यहाँ पर एक और बीजांड की संरचना में पढ़ा चुका हूँ। बीजांड की संरचना का एक बार आप रिपीट कीजिए। पहले पॉइंट से तो मैं परागकण की संरचना क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट से हमारे बीजांड की संरचना के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला वीडियो देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों अपना भी बच्चों का मोटिवेशन करें, दूसरों को भी अपने इसके बारे में बताएं। चलो बेटे ठीक है। तो बीजांड में परागनलिका का प्रवेश, किसमें प्रवेश? बीजांड। देखिए बीजांड में मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई थी। गोलाकार होता है, इसकी है जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है, जिसके चारों ओर आवरण होते हैं, जिन्हें अध्यावरण होते हैं। अध्यावरण रहित भाग बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार की ओर क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन कर चुके थे। आज अपन केवल पढ़ने क्या जा रहे हैं कि बीजांड में परागनलिका का प्रवेश। बड़े बीजांड में परागनलिका का प्रवेश
कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। बीजांड में पराग नलिका कितने प्रकार से प्रवेश करती है? 3 प्रकार से प्रवेश करती है। अभी देखिए अपन बनाते हैं 3 डायग्राम में बीजांड को बनाने को, तीनों के तीनों आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक बीजांड का चित्र बनाया, दूसरा बीजांड का चित्र बनाया। देखिए बेटे, एक बीजांड ये रहा, एक बीजांड ये है और एक बीजांड ये है। ठीक है बेटे, ये मैंने बीजांड के चित्र बना दिए। अब समझे अपन पढ़ा रहे बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। देखिए बीजांड में पराग नलिका प्रवेश कितने प्रकार से करता है बेटे? 3। अपन को पता है ये वाला भाग क्या है? बीजांड द्वार। ये वाला भाग कौन सा है? बीजांड द्वार। हमें पता है बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग कौन सा है? निभाग। हमें पता है बेटे बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग कौन सा है? निभाग। और इसके घेरे वाला भाग कौन सा है? तो बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश कितने प्रकार से होता है बेटे? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? देखिए पहला ये बता रहा हूं, देखिए ये बीजांड द्वार, जब पराग नलिका, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर समझिए पहले, ये क्या है? पराग नलिका। जब पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है बीजांड द्वार, जब पराग नलिका बीजांड द्वार में किधर से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से करती है। जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार की ओर से करती है तो इसे अपन कहते हैं पेरागेमी। इसे क्या कहते हैं? पेरागेमी। पेरागेमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश, क्या कहेंगे? बीजांड द्वारीय प्रवेश। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझ ही याद रखना है, यहीं से इसी के नाम से क्वेश्चन आएगा। बीजांड द्वारीय प्रवेश नहीं आएगा, इसलिए प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ये सब जरूर याद रखें, कहीं ऐसा याद न रखें बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश कभी नहीं याद रखें। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, इसमें से में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे आया है? वह प्रवेश कौन सा है जब पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है, तो उसे अपन कहते हैं पेरागेमी। तो पेरागेमी कौन सा हुआ? जब पराग नलिका किधर से बेटे? बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है तो उसे पेरागेमी कहते हैं। जैसे ये पराग नलिका है और ये पराग नलिका इधर से आई और ये इधर से क्या कर रही? ये जो प्रवेश कर रही है ये क्या है? पराग नलिका। ठीक है, तो बीजांड द्वार में प्रवेश पहला कौन सा हुआ? पेरागेमी। पेरागेमी क्या होता है बेटे? जब पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है। कौन सा बेटे? जब पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करती है। इस प्रकार का प्रवेश अधिकतर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कौन सी
उदाहरण क्या है? एंजियोस्पर्म। इस प्रकार का प्रवेश इसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के पाथों में पाया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा है जब पराग नलिका का प्रवेश हुई, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किधर से? बीजांड द्वार से। तो बीजांड द्वार से न होकर के यहाँ पर क्या करते हैं? निभाग। जब पराग नलिका का प्रवेश निभाग की ओर से कर रहा है, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किधर से बेटे? निभाग की ओर से। किधर की ओर से? निभाग की ओर से होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? चेलेजा ग्रेवी। ये क्या है? पराग। ठीक है बेटे, पराग नलिका का प्रवेश किधर की ओर से हो रहा है? निभाग की ओर से। कैसा हुआ? चेलेजा ग्रेवी। इसे कौन सा भाग करेंगे? दूसरा निभाग की द्वार, निभाग की ओर से प्रवेश या निभाग प्रवेश कौन सा कहलाएगा बेटे? निभाग प्रवेश। निभाग प्रवेश फिर अपन को क्या याद रखना है? चेलेजा ग्रेवी याद रखना है। ओरोगेमी, चेलेजा ग्रेवी। पहला कौन सा? ओरोगेमी। दूसरा कौन सा? चेलेजा ग्रेवी। ओरोगेमी, कौन सा बेटे? ओरोगेमी। और दूसरा कौन सा है? चेलेजा। उदाहरण एग्जाम्पल केचुराई। उदाहरण क्या दिया बेटे अपने? केचुराइना। कौन सा उदाहरण है? केचुराइना। किस प्रकार का प्रवेश होता है? निभागीय प्रवेश। बच गया क्या? अध्यावरणीय प्रवेश। तीसरा कौन सा? अध्यावरणीय प्रवेश। क्या होता है? जब भी पराग नलिका अध्यावरणों को तोड़कर क्या कर रही है? जब पराग नलिका अध्यावरणों को तोड़ करके किस में प्रवेश कर रही है? बीजांड में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के प्रवेश को हम क्या कहेंगे? अध्यावरणीय प्रवेश या फिर मीजोगेमिक प्रवेश। जैसे ये अध्यावरण, अब इन अध्यावरणों को तोड़ इधर से प्रवेश कर रही है। ये कहलाता है कौन सा? मीजोगेमिक। मीजोगेमी। और इसका उदाहरण है कुकुरबिटेसी। ठीक है भाई, तो अपन ने देखो बीजांड का, पराग नलिका में बीजांड का, बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश कितनी प्रकार से हुआ बेटे? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? पहला ओरोगेमी, चेलेजा ग्रेवी और मीजोगेमी। ओरोगेमी बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है, चेलेजा ग्रेवी अध्यावरण की ओर से प्रवेश कर रही है, मीजोगेमी चेलेजा ग्रेवी निभाग की ओर से कर रही है और मीजोगेमी अध्यावरण को तोड़ करके प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार क्या समझ बेटे पढ़ने? यानी कि बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। बेटे फिर से याद रखिए, बहुत मोस्ट है, आने वाले कंपटीशन में, परीक्षाओं में बहुत मोस्ट है। पहला कौन सा हो गया? ओरोगेमी। दूसरा कौन सा? चेलेजा गेमी। तीसरा कौन सा? मीजोगेमी। पहला अध्यावरण की ओर से प्रवेश कर रही है, दूसरा निभाग की ओर से प्रवेश कर रही है, तीसरा अध्यावरण की ओर से प्रवेश कर रही है। ठीक है, पहला का एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, दूसरा का केचुराइना, तीसरे का कुकुरबिटेसी। ये बीजांड द्वार की ओर से हो गया। ये कहाँ से आ गया? निभाग की ओर से आ गया। ये किधर से आ गया? बीजांड द्वार की ओर से आ गया। ये भी क्या है? ये पराग नलिका। तो इस प्रकार हमने निषेचन का दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। पहला पॉइंट था पराग अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि। दूसरा आ गया बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। अब पढ़ने जा रहे हैं अपन पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तीसरा पॉइंट है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश।
प्राग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। प्राग नलिका का भ्रूण कोश में प्राग नलिका का किसमें भ्रूण कोश में प्रवेश। मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई थी, बहुत रिपीट हो रहा, बार बार इसलिए वीडियो बड़ा बनता जा रहा, क्योंकि परागकण वही चीज़ है, बीजांड वही पढ़ के आ गए। अब आपको बीजांड की संरचना रिपीट करनी है, परागकण की संरचना रिपीट करनी है, बीजांड का चित्र देखना है, बीजांड की स्ट्रक्चर देखनी है। तीनों के तीनों बीजांड के प्रवेश हो जाएंगे, कौन कौन से पोरोगेमी, मीजोगेमी और चेलेजागेमी। अब बेटे आ गया प्राग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। याद रखिए, प्राग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश केवल बीजांड द्वार की ओर से ही होता है। केवल किसकी ओर से होता है बेटे? केवल बीजांड द्वार की ओर से ही होता है। यह मोस्ट है कि प्राग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पहले तो अपने पढ़ा बीजांड में प्रवेश, बीजांड में तो 3 प्रकार से प्रवेश कर गई प्राग नलिका, लेकिन जब बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात हमने कहा था कि बीजांड द्वार की ओर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। तो भ्रूण कोश में जो प्रवेश होगा, और मैंने कहा था भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका पाई जाती है, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, और इसके विपरीत निभाग की ओर पाई जाती है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है बेटे? द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर प्राग नलिका अब बीजांड से किस में जा रही है? भ्रूण कोश में जा रही है। तो भ्रूण कोश में याद रखना बेटे, क्वेश्चन गौर से दोनों सोचना इसको, और दिमाग से याद रखना है आपको कि कहीं परीक्षा में आपको बीजांड में प्रवेश आ जाए और लिख दे बीजांड में प्रवेश होता है प्राग नलिका का, और प्रश्न आ जाए बीजांड द्वार से, निभाग से, अध्यावरण से, उपरोक्त सभी से, तब अपना आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, तीनों से जाना। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए या तो प्राग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है तो केवल किधर से होता है बेटे? बीजांड द्वार से होता है, कहीं से भी प्रवेश नहीं होता है। अब बीजांड द्वार में ये जो प्राग नलिका कहाँ से आई? वर्तिकाग्र से होती, वर्तिका में, वर्तिका से बीजांड में, और बीजांड के बाद में किस में जा रही है बेटे? भ्रूण कोश में जा रही है। जब भ्रूण कोश में ये प्रवेश कर रही है तो भ्रूण कोश में प्रवेश केवल किससे करती है? बीजांड द्वार से। अब थोड़ा सा इधर देख लिया पड़ेगा, फिर से थोड़ा सा इसमें 2-3 चीज क्लियर हो जाती है। ये अपन मान लें ये हमारा भ्रूण कोश है, ये अपन इसको मान लें भ्रूण कोश है। बीजांड के अंदर वाला भ्रूण भाग कौन सा है? भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में ये निभाग वाला भाग मान लीजिए, इसे मैंने कहा निभाग, ठीक है। और यहां से ये वाला भाग हो गया बीजांड द्वार, क्योंकि भ्रूण कोश बीजांड द्वार के समीप होता है, तो ये हो गया बीजांड द्वार। अब इसमें बीजांड द्वार की ओर कितनी कोशिका पाई जाती है? 3 कोशिका पाई जाती है। बीजांड द्वार की ओर कितनी पाई जाती है? 3 कोशिका पाई जाती है। और निभाग की ओर भी 3 कोशिका, और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। ये जो अपन पढ़ के आए थे पॉलीगोनम संरचना, जिसमें कितने 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, वो वाली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं राइट हैंड से बता रहा हूँ, ये प्राग नलिका आई और ये प्राग नलिका बीजांड द्वार से किसमें प्रवेश करके बैठे? भ्रूण कोश। ये क्या है? भ्रूण कोश। थोड़ा सा भ्रूण कोश, इसका निर्माण अपन पढ़ा चुका हूं मैं बेटे आपको पहले। ये भ्रूण कोश है। अब आगे वाला वीडियो में आएगा भ्रूण कोश का निर्माण, अभी चर्चा करेंगे। ये भ्रूण कोश है। अब भ्रूण कोश में क्या होगा बेटे? ये अब यहाँ से ये 2 नर युग्म जो मैं आपको पहले पढ़ा था, कितने? 2 नर युग्म, इनकी चर्चा पहले कर चुका हूं बेटे। ये 2 नर युग्म जब अपन ने कहा था कि परागण, एक बार रिपीट कीजिए बेटे,
परागकण की संरचना। परागकण में मैंने कहा था एक जनन कोशिका होती है और एक कायक कोशिका होती है। जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से क्या बन जाता है, दो नर युग्मक बन जाते हैं। अब ये पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है भ्रूणकोश में, तो ये क्या होती है, ये भी फट जाती है और फट जाने के बाद दोनों नर युग्मक क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जो मुक्त नर युग्मक है, एक नर युग्मक इसके साथ जुड़ा रहता है। इधर देखिए, अब ये हो गए एक नर युग्मक, तो ये और ये कौन सी कोशिका, अंड कोशिका, ये कौन सी कोशिका बेटे, अंड कोशिका। और एक नर युग्मक तो इसके साथ जुड़ रहा, एक बार तो युग्मक संलयन यहाँ से हुआ और ये तो बन गया युग्मनज। ये तो क्या बना, द्विगुणित युग्मनज बन गया। दूसरा नर युग्मक बेटे ये बनता है, दूसरा नर युग्मक दो थे, दूसरा नर युग्मक किसके साथ जुड़ गया, इस द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ गया और ये क्या बन गया, त्रिसंलयन। और ये त्रिसंलयन क्या बनेगा, भ्रूणकोश। क्या बनाएगा, भ्रूणकोश। जो भ्रूण को क्या देगा, पोषण देगा। तो भ्रूणकोश का निर्माण तो किससे हुआ, द्वितीय केंद्रक और एक नर युग्मक से। और युग्मनज का निर्माण किससे हुआ, नर युग्मक और किससे, अंड कोशिका से। अब इसमें युग्मकों का संलयन कितनी बार हो रहा है, देखो एक बार युग्मक यहाँ जुड़ रहे हैं, एक बार युग्मक यहाँ जुड़ रहे हैं। तो युग्मकों का संलयन कितनी बार हुआ बेटे, दो बार। युग्मकों का संलयन कितनी बार हुआ, दो बार। एक बार युग्मक यहाँ जुड़ रहे हैं और एक बार युग्मक यहाँ जुड़ रहे हैं। इसे कहते हैं द्विनिषेचन। इसे क्या कहते हैं, द्विनिषेचन, जिसकी खोज नवाश्चेन ने की थी। नवाश्चेन ने खोज की थी। नवाश्चेन ने किसकी खोज की थी, द्विनिषेचन। और आवर्तबीजीय पादपों में द्विनिषेचन महत्वपूर्ण लक्षण है। आवर्तबीजीय पादपों में द्विनिषेचन महत्वपूर्ण होता है। आवर्तबीजीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार होती है, दो बार। पहला निषेचन युग्मनज बना, दूसरे निषेचन में त्रिगुणित या ट्रिपलेट त्रिगुणित भ्रूणकोश बना। याद रखिए भ्रूणकोश कैसा होता है बेटे, त्रिगुणित होता है। युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित। तीन गुणित के बेटे दो तो केंद्र दिए और एक नर का, इसलिए ये तो क्या बना, त्रिगुणित। और ये क्या बना, युग्मनज। युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण परिवर्तन में किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और भ्रूणकोश क्या करेगा, उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार आज हमारा कौन सा पॉइंट क्लियर होता है, आज हमारा टॉपिक निषेचन पूरा होता है। बड़े निषेचन में हमने कहा कि युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, निषेचन की अन्य प्रकार सारे के सारे अपन बाद में डिटेल में जब मानव में निषेचन पढ़ेंगे तब पुनः एक बार रिवाइज करेंगे। पादपों में निषेचन पढ़ रहे हैं। पादपों में निषेचन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण पढ़ा पराग अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि, दूसरा पढ़ा बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश और तीसरा पढ़ा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। जब पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो जाता है तब जो पराग नलिका में दो नर युग्मक थे, एक नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ जुड़ जाता है और दूसरा किसके साथ बेटे, अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है और दोनों जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, युग्मनज। युग्मनज से आगे किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। इसलिए भ्रूण की प्रक्रिया अपन आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसलिए बेटे आपने पूरा वीडियो देखें, समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मेरे को कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बहुत मोस्ट टॉपिक है, कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से भी मोस्ट है। बोर्ड कंपटीशन में नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बीजांड द्वार प्रवेश से क्वेश्चन आया हुआ है और आने वाले नीट में भी क्वेश्चन की संभावना बनती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।